पूरा 1 घंटे की मेहनत बेकार हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला दिन का क्लास है। कहाँ है सब? कोने खाने में घुसे हो गए, आ जाओ वापस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या वो देखेंगे, क्या पढ़ना है और कितना मार्क्स कवर करता है ये देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या, पहला चीज़ कितना मार्क्स कवर करता है इसको देखते हैं। तो आमतौर पे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर CGWAPM पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, CGWAPM में फोकस। तो CGWAPM में नॉर्मली जो 150 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 35 मार्क्स का GS रहता है। ठीक, और ये इंडियन GS मतलब 5 सब्जेक्ट कवर करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो आप अगर एवरेज निकालोगे तो एक एक सब्जेक्ट का 7 मार्क्स होता है। ठीक, कम ज़्यादा कभी भी हो सकता है। अगर रेलवे दिलाने जा रहे हो, रेलवे में अगर 30 मार्क्स का अगर इंडियन GS पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 5 करोगे तो 6 मार्क्स का आपका एक एवरेज निकल के आएगा। इकोनॉमिक्स उतना मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, तो मार्क्स के बेसिस पे इतना एक एवरेज निकाल सकते हो। कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा आसान है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो चाहे मत हो। इकोनॉमिक्स समझने वाली चीज़ है, एक बार समझ आ जाएगा काफ़ी स्कोरिंग लगेगा आपको। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जो है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो मार्क्स दिलाएगा वो अलग, इजी सब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे जो देश दुनिया में घटनाएं होती हैं, कभी आपको सुनने को मिलेगा कि बैंक ने CRR रेशियो कम ज़्यादा किया। ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सारे जब टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी आप अखबार में पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा बहुत समझ आने लगेगा। ठीक है, कि चल क्या रहा है, क्यों CR कभी बढ़ा देते हैं, CRR बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। ठीक है, महंगाई जब बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं सरकार द्वारा, तो ये पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, इसके जो शुरुआत के टॉपिक है वो थोड़ा सा बोरिंग है, जैसे कि हर सब्जेक्ट में रहता है। इंटरेस्टिंग आगे मिलेंगे, आगे चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। अब क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, एक तो सबसे पहला चीज़ आपका थोड़ा इतिहास से जुड़ा इकोनॉमिक्स, मतलब इतिहास से जुड़ा इकोनॉमिक्स। जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। ठीक है, तो उस टाइम कैसी अर्थव्यवस्था थी उसको देखना है। कभी कभार ये बोल दिया जाता ना कि अंग्रेज आए, लूट के चले गए, लूट के चले गए, लूट के चले गए, तो वो देखना है क्या अंग्रेज जब आए थे उससे पहले अर्थव्यवस्था एकदम सटीक था, ठीक ठाक था। मुगल आए, नहीं लूटे। ठीक है, मुगल के टाइम में बड़ी अर्थव्यवस्था चल रहा था, तो क्या नहीं क्या है वो सब किस में देखेंगे, यही इकोनॉमिक्स पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, और पूरा मुगल का नहीं, इकोनॉमिक्स अपन इंग्लिश मतलब जो ब्रिटेन थे है ना, इंग्लैंड जो थे उसके टाइम जब शासन चल रहा था तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे सबका एक पर्सनल खुद का इनकम होता है, जैसे मेरे अगर है कमा रहा हूँ 100-200 रुपये, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी कोई कमा रहे होंगे 1000-2000, सबका अपना पर्सनल इनकम होता है ना, तो ऐसे देश का भी इनकम होता है। ठीक है, देश का भी इनकम होता है, नेशनल इनकम बोला जाता है, नेशन का इनकम, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पूरे देश का इनकम वो देखेंगे। GDP क्या चीज़ होता है, आज ही वो अकाउंटेंट वाला एग्जाम में पूछा था ना, GDP जिसमें फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं, वो क्वेश्चन पूछा होता है। तो GDP क्या होता है, अब GDP वर्ड कितने बार सुनोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो ये क्या चीज़ होता है ये आप समझेंगे। ठीक है, पर्सनल इनकम मतलब देश के हिसाब से पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, मतलब एक एक व्यक्ति चाहे आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, एवरेज कितना कमा रहे हो वो मालूम चलेगा। ठीक है, उसके अलावा इसी इकोनॉमिक्स में हम लोग बैंकिंग सेक्टर भी देखेंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर में कई सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे CRR, SRR, ये सब सुनोगे अगर न्यूज़ में कि 0.5% बढ़ा दिया, 0.5% कम कर दिया, महंगाई घटाने के लिए कम, महंगाई बढ़ाने के लिए ज़्यादा, तो वो सब ये क्या टर्म है वो आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, एक हफ्ते 10 दिन की क्लास के बाद। ठीक, और क्या, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, कभी इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्यों हमारे लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा जरूरी हो जाता है बजाय इंपोर्ट के। ठीक है, क्यों, जैसे हम लोग चाइना कितना विरोध करते हैं कि नहीं करते, कितना सामान एक्सपोर्ट कराते हैं वहाँ से, तो क्यों हम लोग उसका बॉयकॉट नहीं करते, क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था में अगर उनको सीधा बॉयकॉट कर दिए तो। वो सारी चीज़ें हम लोग को ये सब बैलेंस ऑफ ट्रेड में जानने को मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा कई सारे पंचवर्षीय योजनाएं बनाते, कुछ योजना ला रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये सब भी स्टैटिक पोर्शन में। फिर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, डायनेमिक पोर्शन, मतलब जो चेंज होते जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या जो भी एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम के टाइम जो करंट अफेयर्स रहेगा उसको पढ़ेंगे। तो बाकी स्टैटिक पोर्शन ये जो पढ़ना है ये क्लियर है, ठीक है, इतना पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स पूरा चलते तक 1 हफ्ते लगभग चलेगा, 1 हफ्ते की क्लास। इस 1 हफ्ते में सब समझ आएगा सिवाय मेरे राइटिंग के, ठीक है, सारी चीज़ें समझ आएगा, ठीक। अब देखो नोट्स तरफ ध्यान से जाना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बस लिखा हुआ पहले से अवेलेबल है, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब सबसे पहले ये अर्थव्यवस्था शब्द क्या होता है ये देखिए, 2 टर्म्स मिलेंगे आपको, एक अभी लिखा था बोर्ड में, एक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। दोनों शब्दों में बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, हालांकि पूछता कभी नहीं है, बट अगर ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए क्या होता है। तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स हमेशा रखना पैसे से संबंधित होता है, ठीक है, पैसे से संबंधित। इकोनॉमी किसी देश की इकोनॉमी बात की जाए मतलब उस देश का पैसे से रिलेटेड जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति बोल सकते हैं। आर्थिक स्थिति क्या चीज़ है ये इसकी बात करेंगे, जैसे इंडियन इकोनॉमी है ना, आर्थिक स्थिति क्या होती है, ठीक, ये कहलाता है इकोनॉमी, उस देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी। और ये जो सब्जेक्ट इससे डील करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, समझ लो, जो इस इकोनॉमी से डील करता है, क्लियर। अब भारतीय काल में अर्थव्यवस्था क्या हुआ है देखिए, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अब ये क्या चीज़ है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा शासित होने लगे तो उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड आपको मिलेंगे, औपनिवेशिक, ये क्या चीज़ है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ये सपोज इंडिया है, ये आया ब्रिटेन, यहाँ से इस इंडिया पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, गुलाम बनाया था कि नहीं। तो किस लिए बनाया था, यहाँ के लोगों को ठीक बनाने के लिए, सभ्य करने के लिए, यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, कि लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बनाया था। तो जब कोई ऐसा देश जो दूसरे देश पर कब्जा करे, किस लिए, आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है, तो उस देश द्वारा जिस देश पर कब्जा किया गया है उसको बोलते हैं उपनिवेश, कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी मतलब ऐसा सीएससीबी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी वाला कॉलोनी नहीं, ठीक है। एक देश को जो कब्जा किए, उपनिवेश बनाए हैं अपना, ठीक है, वहाँ अपना वस्तु खपाने के लिए, उससे कुल मिला के आर्थिक लाभ कराने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, उपनिवेश। और उसी व्यवस्था को बोली जाती है औपनिवेशिक व्यवस्था या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो चूंकि भारत देश भी किसका गुलाम था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लाभ कमाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, तो उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी कैसी कहलाती थी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, कॉलोनलिज्म, ठीक, क्या प्रोनाउंस करते हैं, कॉलोनिज्म, ठीक। औपनिवेशिक का मतलब ये होता है, बताया गया वहाँ पे जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा शासित होने लगे तो उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल के स्रोत और इंग्लैंड के कारखानों से निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया। अब ये पॉइंट का क्या मतलब देखिए, ये इंडिया, आपको मालूम है इधर गुजरात में या ज्योग्राफी वाला एरिया जब पढ़ोगे ज्योग्राफी पोर्शन, इधर क्या कपास बहुत होता है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र में इधर क्या काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक। अब सपोज कपास अंग्रेज आए, 10 रुपये में खरीद के लेके गए, ठीक है, 10 रुपये में खरीद के ले गए, 10 रुपये प्रति किलो जैसा भी मिले, और वहाँ से ब्रिटेन लेके गए, वहाँ ब्रिटेन के कारखाने से क्या बनाया, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाया। फिनिश प्रोडक्ट मतलब कपड़ा बनाया, जैसे कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के मान चलो कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं, उस कपड़े को वापस लाए और 100 रुपये में बेचे। कहीं ना कहीं ये 90 रुपये तो कमाए होंगे, 10 रुपये में खरीदे, आने जाने का अगर स्किप करूँ मैं खर्चा उसको तो कवर कर लेंगे, कहीं ना कहीं 90 रुपये का लाभ होगा, ठीक है, 90 रुपये का लाभ होगा। अब बताओ 10 रुपये में खरीदे तो जो भारतीय लोगों को था उसको फ़ायदा हुआ कितना, 10 रुपये का, लेकिन वो जब बना के वापस लेके आया 100 रुपये में बेचा तो उनको लाभ हुआ 90 रुपये का। मतलब टोटल 100 रुपये गया, लेकिन 100 रुपये में से सिर्फ 10 रुपये किसको मिल रहा है, भारतीय लोगों को मिल रहा है, और 90 रुपये किसको मिल रहा है, अंग्रेजों को मिल रहा है। तो अंग्रेज का बेसिक मकसद क्या था, यहाँ से कच्चा माल ले जाना, इंग्लैंड में वहाँ पे उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना,
विनिर्मित वस्तु पूरा फिनिश्ड हो जाता प्रोडक्ट, उसको वापस ला के कहाँ, भारत में ही बेचना। ठीक है, तो भारत को एक प्रकार के मार्केट के तौर पे उसने यूज़ किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत, ठीक है, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, स्रोत मतलब होता है सोर्स, तो रॉ मटेरियल का सोर्स बनाया। ठीक है, रॉ मटेरियल का सोर्स, चाहे वो कोई मिनरल्स की बात की जाए, कोई खनिज हो, कॉटन हो, कपड़ा हो, कोई फसल हो, ठीक है, सारी चीज़ क्या कच्चे माल का स्रोत बनाया ताकि वहाँ से सस्ते दाम में खरीदे और अपने देश में ले जाए, वहाँ से उसको फिनिश प्रोडक्ट बुला के यहाँ पे बेचे। ठीक है, तो कच्चे माल का स्रोत बनाया और इंग्लैंड के कारखानों से निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया। बाजार, मार्केट, ये कैसे मार्केट बोलोगे, देश मार्केट, तो यहाँ आके बेचेगा सामान तो खरीदेगा कौन, भारत वस्तु ही खरीदेंगे। फ़ायदा किसको होगा, उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा, और पैसा जाएगा भी कहाँ, इंग्लैंड जाएगा। ठीक है, भारत के लोगों के पास तो रहेगा नहीं जब वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक, इसी स्थिति को जॉन सुलिवन ने क्या कहा, अपने शब्दों में ये बताया, हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती है और उसे टेम्स नदी, वहाँ पे ठोस लिख दिया, टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक स्पंज क्या करता है, ऐसे पानी पूरा सोख लेता है, तो अंदर डाले पानी सोखा। गंगा नदी मतलब भारत, गंगा नदी से कहने का मतलब है, तात्पर्य है उसका भारत, तो भारत से पूरा अच्छी वस्तु सोख लेता है और उसको कहाँ निचोड़ता है, इंग्लैंड में। टेम्स नदी मतलब इंग्लैंड में टेम्स नदी बहती है, तो उसका कहने का मतलब है भारत से अच्छी वस्तु निकाल के उसका लाभ कहाँ पहुँचाया जाता है, इंग्लैंड में। ठीक है, इसी को आगे चल के जो दादा भाई नौरोजी थे, इतिहास में दादा भाई नौरोजी पढ़ेगा ना, बहुत सारे कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने इसी को ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत बताया। धन बहिर्गमन का सिद्धांत कैसे, तो देखो कोई माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, मतलब इंग्लैंड से एक्सपोर्ट हुआ, तो इंग्लैंड का एक्सपोर्टेड माल हमारे लिए इम्पोर्टेड माल। ठीक, तो जो आप पैसा दोगे, पैसा दिए, कोई करेंसी दिए, सोना दिए, जो भी खरीदे वो किसी भी फॉर्म में हो, बस पैसे के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, चाहे सोना दिए, तो पैसा जाएगा कहाँ अल्टीमेटली, यहाँ तो कपड़ा पहन लिए, खा पी के उड़ा दिए, जो भी है सामान खरीद रहे हो, तो पैसा लाभ तो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड। धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ का पैसा धीरे धीरे वहाँ जाएगा। ठीक है, इसी को दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अपनी किताब में बताया था, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि ये धन का बहिर्गमन है। धन का बहिर्गमन मतलब बाहर जा रहा है, पैसा इंडिया से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसी संबंध में जॉन सुलिवन ने भी टिप्पणी की थी। क्या कमेंट किया था जॉन सुलिवन ने, हमारी अर्थव्यवस्था मतलब हमारी इकोनॉमी एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती है और उसे नदी के किनारे निचोड़ देती है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को एक पूरक अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी के तौर पर विकसित किया। कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी का मतलब होता है एक मार्केट डेवलप किया जहाँ अपना सामान लाए और बेचे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी का यही मतलब है। यहाँ तक समझ आया क्या बोला, ब्रिटिश काल में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, मतलब जब भारत देश गुलाम था तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, तो उस टाइम सबसे पहले जो हमारा जो इकोनॉमी था एक औपनिवेशिक इकोनॉमी बन के रह गया था। क्यों, भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बना के रखा था, मतलब दूसरे देश का गुलाम है, वहाँ सिर्फ सामान ला रहा है, बेच रहा है और लाभ कमा रहा है। ठीक है, और क्या होता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था वो बता दिया। ठीक, जॉन सुलिवन का कमेंट याद रखिएगा, इस कमेंट किसने किया ये पूछता है तो किसने किया, जॉन सुलिवन ने। ठीक है, कैसे इकोनॉमी बनाया, तो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी, ठीक है, पूरक अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित किया। और आगे चल के दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, नाम था उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम था पॉवर्टी अन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में ही इन्होंने एक थ्योरी दी थी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, हिंदी में उसको बोला जाता है धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, ये ड्रेन थ्योरी में उसने एक्सप्लेन किया दादा भाई नौरोजी ने कि कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अब आपके मन में ये आएगा कि जैसे ये भारत है, जरूरी थोड़ी नहीं इंग्लैंड यहाँ से सामान लाए ले जाए, सामान फिर बनाए और वापस भारत में बेचें। इंडिया वाले भी तो ऐसा कर सकते कि यहाँ का कोई सामान लेके आए, खरीदे, इंडिया में बनाए फैक्ट्री में और वापस उधर बेच दिए,
तो वो भी तो स्वतंत्र थे, व्यापार के लिए वो भी स्वतंत्र थे। फिर कैसा धन बहिर्गमन, ठीक है, कैसे बोल रहे हो कि पैसा सिर्फ भारत से बाहर जा रहा है, आ नहीं रहा है। तो एक शब्द होता है इंपोर्ट और एक शब्द होता है एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग नॉर्मल टैक्स देते हैं ना, इनकम टैक्स पटा रहे हो, कोई सेल्स टैक्स पटा रहे हो, जीएसटी पटा रहे हो, तो वैसे ही एक और टैक्स रहता है, आप सामान ला रहे हो उस पर भी और सामान भेज रहे हो उस पर भी। उस टैक्स को टैक्स ना बोल के ड्यूटी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक। आप लोग जो डीओ वगैरह यूज़ करते हो ना, चाइना के जो मोबाइल यूज़ करते हो, वो चाइना से खरीदोगे डायरेक्ट वहाँ पे और बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। वो आपको यहाँ आ रहा है ना, तो कितने सारे उसमें ड्यूटी लगे रहते हैं। कई कई प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि जस्ट डबल अमाउंट पड़ जाता है। बाहर से जो कार वगैरह आती है, टेस्ला 3-4 कार ही हैं शायद मेरे ख्याल से, अभी कोई भारत में खरीदा होगा, तो जस्ट डबल उसका प्राइस पड़ जाता है। वहाँ से जो इम्पोर्ट आता है ना, फिर भी जिसको चुल्ला है, खुजली हो रहा है, वो ले लेता है, बट फिर भी प्राइस 1.5 गुना 2 गुना पड़ जाता है। क्यों? इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती। तो भारत सरकार क्या करती है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा के उसके इम्पोर्ट को कम करने का प्रयास करती है। अब सपोज यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ तो समझ आएगा कि पैसा सिर्फ भारत से बाहर क्यों जा रहा था, अंदर क्यों नहीं आ रहा था। तो ये भारत, यहाँ पे कोई 100 रुपये का सामान बना, रेडी हुआ, ठीक है, कोई सा भी सामान ले लो, जैसे ये घड़ी मान के चलो 100 रुपये का बना, ठीक। अब अगर ये जाना चाहिए इंग्लैंड, अगर इसको इंग्लैंड भेजने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, 100 रुपये का घड़ी। अब यहाँ पे शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज। अब अंग्रेज नहीं चाहता कि यहाँ से ये 100 रुपये का घड़ी इंग्लैंड जाए और इंग्लैंड का पैसा भारत आए, तो इसमें क्या कर सकता है, इसको जस्ट रेट अगर 200 कर दे, मतलब 100% ड्यूटी लगा दे, रेट हो गया कितना, 200 रुपये। तो अब जब ये 100 रुपये टैक्स दे देगा तो इसकी लागत जो है 100 रुपये नहीं रह जाएगी, इसकी लागत 200 हो जाएगी। 100 रुपये का माल तो खर्चा करने में लगा, टैक्स भी दिया तो 200 रुपये, इसको कहीं ना कहीं कुछ लाभ कमा के तो बेचेगा। तो अगर उसको 250 रुपये में बेचने का प्रयास करे, तो जो सामान उसको इसी यहीं पे सस्ते दामों में मिल जाए तो कोई महंगे दाम में क्यों खरीदेगा। आप भी कंपेयर करते हो ना, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, आप ये देखते हो सस्ते में कहाँ मिलेगा वही क्वालिटी, तो आप तो ये नहीं देखते कि इंडिया का प्रोडक्ट है कि चाइना का प्रोडक्ट है, आपको सस्ता मिलना चाहिए सामान। या आप भी चाइना बॉयकॉट करो, बीच बीच में आते रहते, तो जोश जोश में कर रहे हो और यूज़ क्या कर रहे हो, चाइना मोबाइल। आपको किससे मतलब है, सस्ता आइटम मिलने से, तो देशभक्ति वहाँ पे नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब अगर इसको कोई यहीं पे सामान वो 150 रुपये में मिल जा रहा है, तो काहे 250 में खरीदेगा, नहीं खरीदा। तो यहाँ से हतोत्साहित किया कि नहीं किया, डिस्करेज किया कि नहीं, टैक्स बढ़ा के, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो 100 रुपये का सामान 200 का हो जाएगा, खर्चा पड़ जाएगा, समझ आ रहा है। और वहीं यहाँ सेम सामान समझ लो 100 रुपये का, उसी से मिलता जुलता कोई सामान 100 रुपये का, अब ये भी आएगा, इंपोर्ट होगा किसमें, भारत में। अब जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है वैसे इंपोर्ट ड्यूटी भी लग सकता है, ठीक है, वैसे इंपोर्ट ड्यूटी भी लग सकता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी अगर 100% ना लगा के सिर्फ 10% लगाए, तो ये आइटम जो 100 का था वो कितना पड़ जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। इसको 200 में भी बेचेगा तो सस्ते में बेचा कि नहीं बेचा, 250 से कम ही बच जा रहा है, उसका फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपये। तो समझ आ रहा है ड्यूटी टैक्स लगा के कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो वैसे ही भारत सरकार भी जो इंपोर्टेड सामान रहते हैं बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाती है उसमें, उसके बावजूद सबको इतना सस्ता पड़ता है कई सामान, कई टेक्नोलॉजी, कि उसको फिर भी हम खरीदते हैं और हमको महंगा नहीं लगता। तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का समझ आया, कैसे अंग्रेज कम ज़्यादा लगा के सिर्फ इंपोर्ट को बढ़ावा देते थे बजाय एक्सपोर्ट को, ठीक है। इसके अलावा ऐसी पॉलिसी लाते थे, जैसे देखिए फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री, कॉटन आप बना लोगे, कॉटन तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कपास की खेती करके मिल जाएगा, ठीक है। कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री बनाना चाहिए, मशीन लगेगा उसके लिए, कितना वो चरखा वाला गांधी जी वाला चरखा यूज़ कर करके बना डालोगे, ठीक है, कितना ही सिलाई कढ़ाई कर डालोगे, ठीक है। फैक्ट्री चाहिए बड़े पैमाने पर बनाने के लिए। अब कोई ऐसी पॉलिसी ला दे कि वो फैक्ट्री ही ना खड़ा हो पाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैक्ट्री ना पाए। कोई अगर लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस बहुत पेचीदा कर दिए, ठीक है, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया, तो ज़्यादा लोग उस पर ध्यान देंगे क्या, नहीं, तो ऑलरेडी डिस्करेज हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे कि नहीं भाई छोड़ो ये काम नहीं करते। तो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के इस पे ऊपर वैराइटीज़ लगा के क्या करते थे, इसको कंट्रोल करते थे। तो इसी चीज़ को जो दादा भाई नौरोजी थे अपने किताब प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया है, ठीक है, कि ये ड्रेन थ्योरी कैसे पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो इसमें समझ आया नहीं समझ आया, बताओ आया कैसे पैसा, तो क्यों धन बहिर्गमन का सिद्धांत बताया, ठीक। अब आगे देखो, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत से किए जाने वाले धन के बहिर्गमन या निष्कासन को, निष्कासन मतलब जैसे बोलते हैं निष्कासित कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, तो बहिर्गमन या निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट बोला। अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होने आता होता है ना, बुरे कोई अनिष्ट बोलते हैं, कुछ अनिष्ट होने वाला है मतलब बुरा होने वाला है, तो बुराई में भी
और बुराई, बोला दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी थोड़ा इकोनॉमिस्ट थे, मतलब जानकारी रखते थे देश दुनिया की। तो उन्होंने पहली बार भारत के लोगों की आय की गणना की, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो उस टाइम इन्होंने पहली बार प्रयास किया कि हर एक व्यक्ति कितना रुपए कमा लेता है, तो 20 रुपये। अब 20 रुपये मतलब ये मत सोचो कि 20 रुपये में क्या, आज का 20 रुपये और उस टाइम 150 साल पहले का 20 रुपये में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी जैसे 50 पैसे का, 50 पैसे में बहुत सारा आइटम आ जाता था नहीं खाने पीने का, और अभी जाओगे तो नहीं मिलेगा कुछ। तो 20 रुपये की वैल्यू डिपेंड करती है साल दर साल क्या होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर कैपिटल इनकम को इंग्लिश में बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो उस टाइम कितना कैलकुलेट किए थे, 20 रुपये में। कब, 1867 में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, जो याद करने वाला, समझने वाला तो चीज़ समझा दिया, वो पूछेगा नहीं। याद करने वाला चीज़ क्या, पहला चीज़, भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के टाइम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, कॉलोनलिज्म बोला जाता है, कॉलोनियल इकोनॉमी। उसके अलावा कौन था जिसने धर्म बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, हु हैज़ गिवन द ड्रेन थ्योरी इज गिवन बाई दादा भाई नौरोजी। कौन सी किताब में बताया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजी में भी वही, हिंदी में भी वही, इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी और कभी बार हिंदी में भी ड्रेन थ्योरी लिख देता है, तो दोनों वर्ड आपको याद करने हैं। उसी टाइम पहली बार 1867 में ही इन्होंने पर कैपिटल इनकम निकालने का प्रयास किया। तो कितना रुपए था, 20 रुपये। ये 20 रुपये को भी आपको याद करना है। ठीक है, अब आगे जो 2-3 नाम और लिखे हुए हैं, विलियम डिग्बी, आरसी दत्त और राणा डे। राणा डे कौन, एमजी राणा डे सुनो नाम, महादेव गोविंद राणा डे किसके गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के नहीं। तो विलियम डिग्बी, आरसी दत्त मतलब रमेश चंद्र दत्त, और राणा डे, इन लोगों ने भी नेशनल इनकम निकालने का प्रयास किया था, मतलब पर कैपिटल इनकम निकालने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें लिख दिया है। आगे देखो क्या लिखा है, आरसी दत्त ने 1901 में लिखी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ड्रेन थ्योरी और भारत के राष्ट्रीय आय पर चर्चा की थी। मतलब इसने भी प्रयास किया था, ये भी इकोनॉमिस्ट है तो समझ आएगा। ठीक, आरसी दत्त ने भी किया, राणा डे भी नहीं किया। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़, आरसी दत्त ने कौन सी किताब लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखा, तो 1901 में। किसके द्वारा लिखा गया, आरसी दत्त। इस किताब में इन्होंने समझाया ड्रेन थ्योरी क्या होता है, कैसे पैसा बाहर जा रहा है। जैसे दादा भाई नौरोजी ने समझाया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में, आरसी दत्त ने किस में समझाया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे देखा हुआ है गतिहीन विकास। गतिहीन विकास क्या था, जिस अर्थव्यवस्था में एनआई मतलब होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, बड़े ही ना, ही के बाद ना लगा देना, बड़े होना नहीं, बड़े ही ना, मतलब नेशनल इनकम। देखो आज मैं अगर 1000 रुपये कमा रहा हूँ, 1 साल बाद भी 1000 कमाऊँ, जब बीवी बच्चे आ जाए तो भी 1000 कमाऊँ, तो क्या विकास कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ। 1000 तो बीवी चुड़ा देगी मेकअप पे। ठीक है, तो विकास हो रहा है क्या, कोई विकास नहीं हो रहा है। हम दो, हमारे दो हो गए, बट पैसा क्या, एक ही आ जा रहा है। तो ये गतिहीन विकास है, मतलब आगे कोई विकास ही नहीं हो रहा है। इसी को बोला जाता है गतिहीन विकास, जिस अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम बढ़े ही ना। ठीक है, ये क्लियर समझ आया, गतिहीन विकास। ठीक, 1 मिनट में वो पूरा थ्योरी जहाँ तक अभी बताया उसको पढ़िए। इसका प्रिंट आउट 2-3 दिन 4 दिन बाद निकाल लीजिए, या खुद से लिख लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। 3-4 दिन में पूरा रिटर्न काम हो जाएगा। नहीं होगा, टाइम लगेगा, 1 हफ्ता।
ठीक, समझ आया, पढ़े। अब आगे क्या टॉपिक है, देखो ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र की स्थिति। अब बोलोगे ये कृषि क्षेत्र क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कौन सा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब पैसे से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड मतलब टैक्स, और टैक्स कहाँ से, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी टैक्स। पहले तो मेन सोर्स वही था, लगान हो रहा है, इनकम कर रहे हैं, उसी से ही धान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो उससे भी टैक्स लगने का। तो कृषि की स्थिति देते हैं, ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी। तो ब्रिटिशर जब आए तो दो चेंजेस लाए, दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, टू इम्पोर्टेंट चेंजेस। क्या, तो पहला भू राजस्व व्यवस्था में, लैंड रिवेन्यू सिस्टम में। जो ऑनलाइन भी देख रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, वो नोट्स के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखते चाहिएगा, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था मतलब होता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। इसमें परिवर्तन किए, चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए अभी देखेंगे। और दूसरा कृषि का व्यवसायीकरण लिखा हुआ है। व्यवसायीकरण मतलब होता है कमर्शलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर। अब पूछोगे ये क्या चीज़ है, तो देखो ये दो परिवर्तन किए, एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाए, भू राजस्व व्यवस्था, और दूसरा क्या, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब पूछोगे ये दोनों क्या चीज़ है, तो बताता हूँ। पहले दूसरे वाले को आसान भाषा में समझाता हूँ। अंग्रेज किस लिए आया थी, लाभ कमाने के लिए, ठीक, लाभ कमाने के लिए आया था। अब सोचो आप भी, आपका ये 2 एकड़ खेत है, ठीक है, जैसे अनुज बिहार में कितना 2 एकड़ खेत रखा हुआ है, ठीक है, अनुज का एग्जांपल लेते हैं। अब बताओ, अनुज गया खेती करने, ठीक है, अब वो उगा रहा है क्या, धान गेहूँ। तो धान गेहूँ में जान रहे हो मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, ठीक है। तो इसमें मान के चलो 1-2 एकड़ खेत में वो साल में लगभग 1 लाख रुपए कमा लेता है, लेकिन उसमें मेहनत भी तो लगेगा, पूरा साल भर मेहनत करेगा तब जाके 1 लाख। वही मान के चलो धान के जगह वो अफीम उगा है, ठीक है, अफीम, और अफीम में 1 करोड़ रुपए इनकम, ये 7 जीरो है, तो 5 जीरो प्रीफर करेगा कि 7 जीरो। और अफीम मान के चलते कि लीगल है, अनुज को लाइसेंस मिल गया, सरकार उसी के हाथ में, ठीक है। बिहार में कौन है अभी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार से एकदम उठना बैठना है, नहीं तो क्या इसको करेगा क्या, ये तो 1 करोड़ के पीछे ही जाएगा ना। तो आपके पास रिसोर्सेस वही हैं, लेकिन वो चॉइस आपका है कि आप उसमें धान उगाओ, गेहूँ उगाओ कि अफीम उगाओ, ठीक है। खेती करेगा, एक खेती करती बीच में वही एक आध सुट्टा भी, ठीक है। तो लाभ देखेगा कि नहीं देखेगा। तो ऐसे ही जब इंग्लैंड भी आया, ठीक है, तो इंग्लैंड क्या करते थे, देखते थे कि यार धान गेहूँ में आप लोग जो उगाओगे, जो कृषि उगाएगा वो तो अपने हिसाब से देखेगा ना, पहले देखेगा भाई मेरे खाने पीने का जुगाड़ पहले हो, ठीक है। इंग्लैंड का लाभ थोड़ी नहीं दिखेगा। लेकिन इंग्लैंड क्या चाहेगा, वो तो ब्रिटिशर जो है वो तो चाहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके उतना ज़्यादा कमाई हो। तो इसने ना कमर्शलाइजेशन किया। कमर्शलाइजेशन मतलब कृषि को भी व्यापार बना दिया। मतलब अगर उसको धान उगाने से अगर लाभ मिलता है, धान के व्यापार करने से लाभ मिलता है तो धान उगाने पे फोकस करेगा। गन्ने उगाने से अगर उसको लाभ मिलता है तो गन्ना। नील उत्पादन, अभी आगे आएगा नील उत्पादन, चंपारण या 3 कटिया प्रदेश, सब थोड़ा बहुत इतिहास में पढ़े हो जानते होंगे। उसको नील उगाने से अगर लाभ मिल रहा है तो उसी खेत में क्या उगाएगा, नील उगाएंगे। भले उस खेत की उपजाऊपन जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन किसको उगाने पे बल देगा, जिस पे उसको ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। समझ आया। कमर्शलाइजेशन मतलब क्या, व्यवसायीकरण, व्यवसाय बना दिया उसको। कृषि को खाने पीने का आइटम नहीं, क्या व्यवसाय बना दिया जिसमें फ़ायदा मिले। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ आया। लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब ये जो ब्रिटिशर्स है, फिर बोलूँगा क्या कमाने आए थे, पैसा, ठीक है, क्या कमाने आए, पैसा कमाने आए, ठीक। तो चाहेगा ना कि ऐसा टैक्स सिस्टम रहे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ठीक है। और ताम झाम कम रहे, मतलब लोगों से पैसा वसूलना भी। तो अब यहाँ क्या है, बहुत सारे सिस्टम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, पैन कार्ड है, सब चीज़ रिलेटेड है, आप इनकम कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड हो जाता है कि नहीं होता है। 10 लाख से ऊपर इनकम, बैंक बैलेंस लगे हैं तो नज़र में आ जाएगा। एक बार ट्रांजैक्शन हुआ मतलब नज़र में आ जाओगे इनकम टैक्स वाले, ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक। और खास करके गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो और सब घूस ले रहे हो, कई सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो अभी तो मालूम चल जा रहा है, पहले ऐसे मालूम नहीं चलता था, ठीक, पहले मालूम नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या चाहेंगे, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और ताम झाम कम हो, मतलब हमको माथापच्ची ना करना पड़े, ठीक है। किसी भी माध्यम से पैसा आ जाए और पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो अलग अलग इन्होंने 3 टाइप के रिवेन्यू सिस्टम को लॉन्च किया छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इंडिया में
तीन टाइप के रिवेन्यू सिस्टम। एक था जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इसके अन्य नाम भी रहते हैं, वो बताऊंगा क्या है। लैंड क्या बोलते हैं, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, या फिर इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। आगे नहीं, भू राजस्व तो नहीं है, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं अंग्रेजी में, जमींदारी सिस्टम। ये क्या पढ़ रहे हैं, लैंड रिवेन्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था। तो इसमें अंग्रेज तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहला जमींदारी व्यवस्था, क्या होगा अभी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, इंग्लिश में पूछोगे तो क्या इंग्लिश में भी जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी तो रैयतवाड़ी सिस्टम, और एक होता है महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम। तीन प्रकार के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इंग्लिश में भी यही टर्मिनोलॉजी है, व्यवस्था बस बदल जाएगा इंग्लिश में, सिस्टम। ठीक अब तीनों में क्या सिस्टम देखो। सबसे पहले अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए तीन नई पद्धतियों को, पद्धति मतलब सिस्टम, ठीक है, तीन नई पद्धतियों को लागू किया। पहला था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था इज इक्वल टू जमींदारी सिस्टम, इसी को ही स्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है, अंग्रेजी में उसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अब ये क्या सिस्टम था देखिए, जमींदार मतलब समझते हो बहुत सारे जमीन का मालिक, बड़ा आदमी ऐसा रहकर, ठीक है, तो दाऊ आदमी, ठीक है, जो भी हो, दाऊ हो, बबा हो, काका हो, ठीक है। यहाँ पे जमींदारी का मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। अब ब्रिटिशर्स आए हैं राज करने के लिए, शासन भी संभालना है उनको, इतने सारे काम रहेंगे, तो एक एक आदमी के पास जा के पैसा मांगेगा नहीं, एक एक आदमी पैसा दो 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 ऐसा थोड़ी मांगेगा, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा, एक पर्सन अपॉइंट कर दो, वो पर्सन पैसा मांग लेगा, वो टैक्स मांग लेगा, ठीक है, उसके बदले उसका जो भी उसका खर्चा है, सैलरी हो, जो भी सिस्टम देने को, ठीक है। अब क्या भारत के लोग रहते थे वो भी थोड़ा कुठे टाइप के रहते थे, पैसा देने के लिए नहीं करते थे। अभी भी आप जो टैक्स देते हो ना, आपको टैक्स देना पड़ जाता है, इसलिए टैक्स देते हो, खुशी से कोई नहीं देता टैक्स। ईमानदारी से कौन देता है, गवर्नमेंट सेक्टर का आदमी, ठीक है, क्यों, उसका इनकम डिस्क्लोज हो जाता है ना, नहीं छुपा पाता। बाकी जो करोड़पति है उसका भी बीपीएल कार्ड बने रहता है, ठीक है, करोड़ों अरबों जमीन रहेगा फिर भी बीपीएल कार्ड बने रहता है, कैसे नहीं, 100 एकड़ खेत है कि फिर भी बीपीएल कार्ड ऐसा, ठीक है, रहता है कि नहीं। बहुत लोग क्यों, इनकम दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या टैक्स देना पड़ जाता है इसलिए देते हो, ठीक। तो भारतीय लोग भी क्या पहले टैक्स नहीं देते थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के जमींदारी वो तो जानते हैं ना, अच्छा इसका इतना इनकम है, घूम रहा है गाड़ी में, मतलब इनकम है, ठीक है। अब आप बोलोगे, जैसे डायलॉग मारते हैं, जहर खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं है, ये डायलॉग रहता है, और घूम रहे हो क्या BMW में, तो समझ आएगा कि भाई पैसा कमा रहा है। तो ऐसे क्या भारतीय लोग भी क्या टैक्स देने को नहीं करते थे, अंग्रेज आए, थक गए, यार इन लोग से पैसा कैसे वसूला जाए, तो उन लोग पकड़े किसको, जमींदार को, जो वहाँ के स्थानीय जमींदार थे, उन लोगों को मालूम था कौन किसका क्या इतना इनकम है, और उन लोग क्या ज़बरदस्ती पैसा वसूल भी लेते थे, ठीक है, ज़बरदस्ती से पैसा वसूल लिए। तो इसके में क्या किया, परमानेंट सेटल में इस पर डील किया गया, एग्रीमेंट किया गया, किसके साथ, जमींदारों के साथ, उसी को बोला था परमानेंट सेटलमेंट। और क्या सेटलमेंट में किया कि भाई एक काम करो, मैं तुमको अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम जाओ ये वाले क्षेत्र से पैसा वसूल के लाओ, और अगर 100 रुपये लेके आओगे तो उसका लगभग 10% तुम रखना, 90%, लगभग बोल रहा हूँ, लगभग की समझ आ जाएगा, 100 रुपये वसूल के लाओ, 100 रुपये में 10% किसको, जमींदार, तुम खुद रख लेना, और 90% किसको देना, मेरे को देना, ठीक है। तो फ़ायदा उसका भी हो गया नहीं, जमींदार का भी फ़ायदा हो गया 10%, अंग्रेजों का भी फ़ायदा हो गया 90%। उस 10% का लॉस खाकर वो अपना टाइम बचा ले रहा, माथा पच्ची बता दे रहा, पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंप दिया, जमींदारों के ऊपर, तो उसको पैसा वसूल के दे दे रहा है। इसी को बोले जाता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब फिक्स कर दिया, जितना भी पैसा लाओगे ना उसका 1/11 हिस्सा, लगभग 10% आएगा, 9 कुछ ऐसे परसेंट है, 1/11 हिस्सा जमींदार रखेगा और 10/11 हिस्सा अंग्रेज रखेगा, ठीक है, 1/11 जमींदार, 10/11 अंग्रेज। अब ये बताओ, जमींदार अगर 100 रुपये वसूल के लाया, उसको लगभग 10 रुपये के आसपास मिलेगा, वही 1000 रुपये वसूल के लेके आया तो 100 रुपये मिलेगा लगभग। तो जमींदार तो चाहेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूले, क्योंकि उसका इनकम होगा, इससे लाभ किसको होगा, अंग्रेजों को भी होगा और जमींदार को भी होगा, ठीक है। नुकसान किसको होगा, किसानों को। अब उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं रहता था कि अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, ठीक है, उनको बस ये था क्या, पैसा।
अभी नहीं है, इस साल लॉस हो गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। जमींदार जाते थे, गुंडे पुराने से टीवी सीरियल में दिखते ना, उनके साथ गुर्गे गुंडे सब घूमते फिरते रहते थे, तो लाठी मारे, कोड़े मारे और पैसा वसूल लिया। तो इससे क्या है, जितने भी जनता थी ना परेशान हो गई थी जमींदारी सिस्टम से। क्यों? पैसा है नहीं है, वो क्या है, कोड़े मारती थी, आती थी, बत्ती देते थे और पैसा वसूल के एक टाइम बाद थक गए। और ये समझ आ गया कि वहाँ के मजदूरों को, यहाँ के जो किसानों को, कि साला पैसा दे नहीं दे इन लोग कोड़े मारते हैं। ठीक है, पैसा दे दो फिर भी 2 कोड़े मारते हैं, और नहीं दो तो 3 कोड़े मारते हैं। तो उन लोग क्या करते थे, ऐसी स्थिति, कपड़ा उतारे, ले भाई जो मारना है मार लो लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है, क्या 1 कोड़े एक्स्ट्रा खा लिया और पैसा तो बच गया। तो इससे क्या, फिर बाद में ये सिस्टम काम नहीं आया और दूसरा व्यवस्था लागू करके देखे। ये 1793 में किए थे, बोर्ड में आ रहा है। तो ये 1793 व्यवस्था में लागू किया। आगे जब ये इसको देखे फेल, तो अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन में ट्राई करके देखे। तो पहले तो कौन सा सिस्टम लागू किया वो भी मालूम रहना चाहिए, कहाँ लागू किया वो भी मालूम रहना चाहिए। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। तो 1793 में जमींदारी व्यवस्था लागू किया। आगे चल के रैयतवाड़ी भी मिलेगा, फिर महलवाड़ी भी मिलेगा 1822-23 में ये सब भी लॉन्च किया। तो ये सब क्या एक्सपेरिमेंट कर करके देखते थे कि कहाँ से क्या पैसा मिलेगा। ठीक, तो परमानेंट सेटलमेंट आया क्या समझ, परमानेंट सेटल कर दिया ना, 1/11 आप रखना, 10/11 मेरे को रखना। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या, उसको मन नहीं आया, रास नहीं आया किसको, अंग्रेजों को। ठीक, अभी लोग कभी कभार क्या पैसा भी गोल कर देते थे। जैसे 1000 रुपये लाया, क्यों बताऊँ मैं 1000 रुपये वसूलाया, अंग्रेज पूछने थोड़ी नहीं जा रहा है, मैं बोल दिया कि इतना 500 रुपये बस वसूली हुआ, 500 रुपये पूरा अंदर। ठीक है, तो ज़मींदारों को ज़्यादा फायदा होते जा रहा था, ऊपर से कुटाई पड़ता था किनको, तो वही ठीक है। और अंग्रेज बेचारे जो रेवेन्यू कमाने के लिए आ रहे हैं उनको तो नहीं मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लॉस होता था किसको, अंग्रेजों को और किसानों को ही रैयत बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, आगे चल के एक रैयत वाली सिस्टम अपनाया गया। मतलब अभी जो एग्रीमेंट करते थे किसके साथ, जमींदारों के साथ, अब वो एग्रीमेंट सीधे के सीधे किसान के साथ किए और बोले कि जो कृषि भूमि है उसके मालिक तुम हो, और टैक्स जो है कोई बीच में बिचौलिया नहीं रहेगा, कोई बीच में जमींदार नहीं रहेगा, हमारे तुम्हारे बीच में डील रहेगा, प्रेम पूर्वक ला के पैसा दे देना है, नहीं दोगे तो मैं भी कोड़े लेके आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया, फिर रैयत मतलब ये होता है क्या, किसान। ठीक है, तो यहाँ पे डील किसके साथ किया गया, किसान। यहाँ पे किसके साथ, जमींदारों के साथ। यहाँ पे जमींदारों के साथ तो मालिक भी किसको बना दिया गया था, जमींदारों को। ठीक है, जमींदारों को मालिक और यहाँ पे किसान मालिक बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे जमींदारों को, यहाँ पे किसानों को। अच्छा, एक चीज़ और मिलेगा, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त मतलब सनसेट, रूल ऑफ सनसेट बोला जाता है। सनसेट मतलब सूर्यास्त। अब ये सनसेट का नियम, सूर्यास्त का नियम ये क्या था, परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड था। जैसे पहले तो दिन कब मानते थे, दिन डूबा, जब सूरज डूबा तो दिन डूबा, ये रहता था ना। और सुबह क्या, सूरज उगते साथ उसको सुबह मान लेते थे, ऐसा अगला दिन क्या, अभी भी वही मानते हैं। ठीक है, अब वो 12 PM वाला कंसेप्ट के अपोजिट बता रहा था, सूरज डूबा मतलब दिन डूबा। ठीक है, अब तो वैसे यहाँ पे क्या था, सूरज डूब गया और जितना पैसा आपको लाना था उतना नहीं लेके आ पाया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन किया गया, डील किया गया जमींदार से, तो वो क्या दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। ठीक है, दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। तो जमींदारों के बीच भी क्या लगती थी, बोली लगती थी। मतलब ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको करने के लिए बोली लगती थी। जो ज़्यादा पैसा में बोली लगाएगा उसको सिस्टम दे दिया जाता था, वो पैसा दे के सिस्टम एक खरीद लेता था। मतलब ठीक है, यहाँ का पैसा वसूली मैं करूँगा और ये हिस्सा फिर मेरे को 1/11 मिलना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। पहला देखो, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस ने आरंभ किया। जो हिस्ट्री पढ़ के आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको मालूम होगा कॉर्नवालिस कौन। तो ये क्या थे, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो जो नहीं पढ़े इतिहास वो समझ लो, गवर्नर जनरल मतलब क्या। अब ब्रिटिशर्स भारत में ये शासन कर रहे हैं, तो जैसे अभी रूल कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। राज्य में कौन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर। तो वैसे ही जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ भारत पर कब्जा किए, भले पूरे राज्य पर कब्जा नहीं था उस टाइम, 1793 में तो पूरे नहीं था, लेकिन जहाँ पे भी था वहाँ को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ को प्रशासन के लिए किसी न किसी पर्सन को तो अपॉइंट करेगा, तो वो पर्सन गवर्नर जनरल कहलाता था, समझ लो। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। तो कॉर्नवालिस भी कौन था, गवर्नर जनरल था, समझ लो, अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, वो रिप्रेजेंटेटिव था। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को ही अंग्रेजी में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था। इसी को ही इस्तेमारी, इजारेदारी प्रथा, सब इसी का ही नाम है। स्थायी बंदोबस्त में समझौता जमींदारों के साथ
और जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। किसको भूमि का स्वामी माना गया बोलने से? जमींदारों को। किसानों से लगान वसूलना जमींदारों का उत्तरदायित्व था, जिम्मेदारी जमींदारों की रहती थी। अंग्रेज कोई टेंशन नहीं पालते थे, उसीलिए तो पैसा दे रहे क्या जमींदारों को। फिर सूर्यास्त का नियम क्या था बता दिया, सूर्य अस्त होने से पहले जितना पैसा मिलना चाहिए उतना दे देना, नहीं तो आपका जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल होकर दूसरे को मिल जाएगा। लगान का 10/11 भाग, ठीक है, कंपनी को और 1/11 भाग अपने पास। कंपनी मतलब वहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कहने का मतलब है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शुरुआत में अंग्रेजों का शासन नहीं था, शासन किसका था? वो जो कंपनी बना था उसका था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक। और इसी में ही जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर कॉर्नवालिस के सलाहकार थे। तो जॉन शोर तो आपको मालूम होगा 93 से 98 था ना, 93 से 98 जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय बन के गवर्नर जनरल बन के आया था, ठीक है, जॉन शोर। ग्रांट का नाम नहीं सुनोगे तो ग्रांट का नाम भी याद करना। इसके क्या थे? सलाहकार थे, सलाहकार, एडवाइज़र, अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम वाले उसको लिख लेना एडवाइज़र। जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर कॉर्नवालिस के क्या थे? एडवाइज़र थे, सलाहकार थे। अब ये अन्य नाम, किसका अन्य नाम? तो जो सेटलमेंट पढ़ रहे हो ना, परमानेंट सेटलमेंट जो नाम सुन रहे हो, उसका अन्य नाम क्या था? इस्तमरारी, इजारेदारी, जमींदारी, मालगुजारी, सब आरी आरी वाले क्या है? जमींदारी, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों में ये लागू था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक एक क्षेत्र, जितने भी सिस्टम थे वो कहाँ लागू थे उसको आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? रटने की ज़रूरत नहीं। चले गए वाला मैप, ठीक है, कि गूगल से एक्सपोर्ट करो। चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। चलो कौन सी फरमाइश पूरी की जाए? ठीक, अब देखो ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? अब यहाँ पे थोड़ा इतिहास में मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक। ये आपका इंडिया, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो 1757 में, याद करो 1757 में क्या प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी कहाँ पे? सॉरी, प्लासी कहाँ पे? पूरे बंगाल वाला एरिया। तो प्लासी का युद्ध हुआ, देन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरी दीवानी मिल गई थी कि नहीं मिली थी? ये जो बांग्लादेश बना ना वो भी पहले बंगाल का हिस्सा था, अभी बांग्लादेश है, पहले बंगाल का हिस्सा था। तो उस बंगाल में आप मत सोचो कि पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल तो बस ये वाला एरिया है यहाँ से, ठीक है, पूरा ही चलेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल तो सिर्फ कौन सा एरिया है? अभी जो देखा जाए ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल है। बट जब इतिहास में बंगाल पढ़ोगे ना 1700, 1800, 19 तक के, तो बंगाल मतलब ये बंगाल भी था, उड़ीसा वाला एरिया भी था ये, ठीक है, झारखंड का भी कुछ हिस्सा था, बांग्लादेश का भी हिस्सा था, इतना पूरा हिस्सा क्या था? बंगाल। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हारते, इतिहास में पढ़े थे, याद आ रहा है? तो वहाँ बंगाल का नवाब कौन हारता है? सिराजुद्दौला। फिर दूसरे अपने कठपुतली शासक को बुलाता है, मीर कासिम से फिर झगड़ा होता है 1764 में। तो इधर पूरा मुगल वुगल लोग को भी हरा देता है। तो ये बंगाल पर पूरा कब्जा कर लेता, बंगाल की दीवानी मिलती। याद आ रहा है कि कुछ पॉइंट? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। दीवानी मतलब रिवेन्यू से रिलेटेड जितने भी राइट्स थे किसको मिल गए थे? अंग्रेजों को मिल गए थे, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो 1793 आया, ठीक है, इसमें जमींदारी व्यवस्था लागू किए। तो कहाँ लागू करेंगे? जिन पे उसका अधिकार है वहीं तो लागू करेंगे। हाँ, नहीं आ रहा? ठीक है, सूरज जैसे चमक जा रहा है। इधर कोई डिफेक्ट आता है तो तुरंत बता दिए कभी, ऑनलाइन वाले, नहीं तो आँख चौंधी आ जाएगा उनका। ठीक, कलर चेंज कर दूँ, विकास को पिंक ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्या 1764 में। अब बताओ, अंग्रेज यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, तो इधर जब कब्जा नहीं है तो इधर ही लगाएंगे क्या? जम्मू कश्मीर में कब्जा नहीं है तो वहाँ पे अपना नियम कानून थोपेंगे क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ जो कानून लाएगा, भूपेश सरकार जो कानून लगाएगी, छत्तीसगढ़ में लगाएगी कि महाराष्ट्र में लगा देगी? छत्तीसगढ़ में लगाएगी। तो ब्रिटिश प्रांत जब वहाँ पे, जब बंगाल पे कब्जा था
तो बंगाल बिहार उड़ीसा ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था। बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी मतलब ये पूरा एरिया। तो इसी में बताया बंगाल भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था। तो ये जो जमींदारी व्यवस्था लगाई ना, जिस पे कब्जा किया उसी पे लगाएगा। तो बंगाल बिहार उड़ीसा ये तीनों के तीनों किस में आते थे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आते थे। तो ये 3 क्षेत्र में बंगाल बिहार उड़ीसा, ये याद रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? यूपी का बनारस 1764 में जब हराया था, तो ये भी पढ़े थे कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध मतलब आज का यूपी, अवध आज का उत्तर प्रदेश, उस टाइम का यूपी। तो पूरा यूपी में नहीं, यूपी का बनारस हिस्सा, बनारस, ठीक है। तो यूपी के बनारस में लगाया। और कहाँ पे लगाया? तो उत्तरी कर्नाटक। कर्नाटक कौन सा वाला एरिया है बताओ तो? ये केरला, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक किधर? ये वाला कर्नाटक नहीं है, ठीक है। ये कर्नाटक मतलब इधर वाला एरिया है। कर्नाटक अलग और कर्नाटिक अलग। जैसे आगे चल के पढ़ोगे कर्नाटिक वॉर, CAR, कर्नाटिक वॉर। तो ये कर्नाटिक वो कर्नाटक नहीं है, ठीक है। इधर वाला एरिया कर्नाटक है, क्लियर। वो कर्नाटक आज का राज्य वाला कर्नाटक नहीं है, पहले की भौगोलिक सीमा अलग थी। तो वो कर्नाटक लगा कहाँ पे? उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है, याद रहेगा। अब कितने समूचे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी? समूचे ब्रिटिश भारत का मतलब अगर उसका स्क्वायर फीट जमीन है, 100 स्क्वायर फीट जमीन है, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, 100 स्क्वायर फीट, तो उसका 19% पर, और ये जमींदारी व्यवस्था सबसे कम लागू किया गया था, उसके 19% पर किसको लागू किया? पूरा जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश का कब्जा अगर 100% क्षेत्र पे है, तो उसने कितने प्रतिशत पर लागू किया? 19%। तो ये 5 क्षेत्र याद रहेंगे क्या? बंगाल बिहार उड़ीसा याद करना आसान है। क्या हो गया? ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा याद रहेगा। यूपी का कौन सा क्षेत्र? बनारस। यूपी जब अवध पे कब्जा किया तो वो भी एरिया आ गया ना, अवध का नवाब सुजाउद्दौला को हराया था। और लास्ट में क्या? उत्तरी कर्नाटक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर आगे देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये समझ आया। अब लगान वसूली हेतु दूसरी भू राजस्व व्यवस्था थी, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी, दक्षिण भारत में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ की गई, किसानों को भूमि का स्वामी माना गया, कृषक भू स्वामित्व की स्थापना। और आगे क्या लिखा हुआ है? 1795 में टॉमस मुनरो और कैप्टन, यहाँ पे रीड है ना, उसको रीड लिख लेना, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड है, ठीक है, बाद में लिख लेना, कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। अब इसको कैसे याद रखोगे, कैसे पढ़ोगे? तो देखो, सबसे पहले तो ये बंगाल पे कब्जा किया, आगे चल के इधर क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी कि नहीं थी? याद आ रहा है 3 प्रेसिडेंसी। तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी एक था, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, इधर बम्बई प्रेसिडेंसी। तो जो 1793 में लागू किया गया था जमींदारी व्यवस्था, तो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी तरफ लागू। जो मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब नीचे साइड वाला बात की जाए, मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब ये दक्षिण साइड, यहाँ पे क्या लागू किया गया 1795 में? ये 1793 और ये 1795 में रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या? रैयतवाड़ी। रैयत का नाम ही बताया था, रैयत मतलब क्या होता है? किसान, फार्मर्स, ठीक है। तो ये क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसने लागू की, कहाँ लागू किया? तो वो याद रखना काफ़ी आसान है। रैयतवाड़ी में र आ रहा है, र, और टॉमस मुनरो रो आ रहा है, नहीं आ रहा है। कैप्टन रीड र आ रहा है, 12 महल में 12 र आ रहा है। तो जैसे गाना चलता है ना, तारा रा वाला, बस वही रा से पूरा याद रह जाएगा। रा से रैयतवाड़ी सिस्टम, कौन? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, 12 महल, ठीक है। और कौन सी प्रेसिडेंसी में? मद्रास, रा आया, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू किया था। जमींदारी वाला 5, रैयतवाड़ी वाला 4, ठीक है। तो जो 1793 में था वो 5 और ये इसको 4। कौन कौन से 4 क्षेत्र है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी पूरा, बम्बई प्रेसिडेंसी पूरा, और क्या? तो असम में और कर्नाटक के कुर्ग में। तो असम और कर्नाटक के कुर्गों को कैसे रिलेट किया हूँ? असम में भी देखो, रैयतवाड़ी मतलब किसान याद किए, तो रैयत किसान से तो याद हो जाएगा। और क्या है? असम में चाय के बागान है ना, वहाँ पे भी किसान फार्मिंग ये सब होता है, तो असम याद है। और कर्नाटक का कुर्ग, नाम ही थोड़ा अजीब सही लगता है, गरीब टाइप का क्षेत्र होगा ऐसे, तो कुर्ग, तो कर्नाटक का कुर्ग। कुर्ग एवं कछेड़ को हड़पता है, बेंटिक याद आ रहा है, तो वही कुर्ग है, कर्नाटक का कुर्ग, ठीक है। तो 4 क्षेत्रों में मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कर्नाटक के कुर्ग में
यहाँ पे कौन सा सिस्टम लागू किया गया था? रैयतवाड़ी, ठीक है। और कितने % पर? तो ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत मतलब बोल रहा हूँ कि जो जिस भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, ठीक है, पूरा भारत पर नहीं। वो तो आज़ादी के टाइम तक पूरे भारत पर कब्जा नहीं था, देसी रियासत थी ना 550, तो हमको लगता है पूरे भारत पर कब्जा, पूरे भारत पर नहीं था कब्जा, ठीक। अलग अलग देसी रियासतें भी थे, बीच में छोटा छोटा ऐसे गैप थे। तो वैसे ही ब्रिटिश भारत मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, उसके 19% पर क्या लागू था? जमींदारी, ये प्रेसिडेंसी CP3 लागू था। 51% पर क्या लागू? रैयतवाड़ी। देखो ना इतना बड़ा एरिया, मद्रास, बम्बई और कर्नाटक का कुर्ग, ये सब एरिया कवर कर रहा है, असम का भी कुछ एरिया कवर कर ले रहा है। तो टोटल 51%, तो 51 19 कितने हो गए? 70 हो गए। तो बचा जो महालवाड़ी सिस्टम था वो कितने % पर लागू हो जाएगा? 30 याद रहेगा या तो इतना एक बार रीड करिए, रीड मारिए। ठीक है, इतना एक बार रीड करिए। लेट हो रहा है कि इकोनॉमिक्स पसंद नहीं आ रहा है? ठीक। क्या हुआ? ठीक पढ़े? क्लियर? एक लास्ट सिस्टम देख लेते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। आज इकोनॉमिक्स में इतना करेंगे महालवाड़ी तक। महालवाड़ी, मालवाड़ी नहीं है, महालवाड़ी, ठीक है। क्लियर किया, लिखा है महालवाड़ी, लेकिन विकास को एक ही चीज़ दिख रहा है, इतना डूबे हुए हो। महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। अब महालवाड़ी व्यवस्था, महाल मतलब क्या था? एक गांव को महाल बोला जाता था, ठीक है, पूरा ग्राम समुदाय को महाल। तो इसमें क्या किया, ना किसान ना जमींदार, एक गांव के मुखिया या महाल मान लो, उसको क्या मान लिया गया? जो भूमि का स्वामी माना गया। और जो अब रिवेन्यू होगा वो प्रत्येक गांव से लिया जाएगा, कोई जमींदार नहीं, एक एक गांव से जो मुखिया होगा उसको जिम्मेदारी सौंप दिया गया। महाल को क्या मान लिया गया? उसने भूमि का स्वामी माना। देखो लिखा है, वो पूरे महाल या ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। और किसने लागू किया? मैकेंजी। कैसे याद रखोगे? माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, ठीक है। माँ से महाल, माँ से मैकेंजी। अब मैं ऐसे याद किया था, शिकंजी मतलब क्या होता मालूम? नींबू शरबत। तो जैसे डेट पे गए किसके साथ? जो विकास है, तो क्या पिए? शिकंजी। वो ड्रिंक आता है मोजिटो, और नींबू वीबू उसमें गिलास विलास में टांग के देता है, ऐसे ये गिलास रहता है, इसमें नींबू है। ठीक है। तो मेरे भी दोस्तों बताया, मैं भी नहीं गया हूँ कभी, ऐसे जानकारी मिल जाती है। तो महालवाड़ी, तो माल के साथ गए, क्या पिए? शिकंजी। तो वैसे याद कर, माल से महालवाड़ी और मैकेंजी, शिकंजी से मैकेंजी याद कर सकते हो। तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? मैकेंजी ने। तो सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1822 में लागू किया। 1822 को भी याद रख लेना,
तो यहाँ पे 3 ईयर मिल गए हमको, एक मिला 1793, एक 1795 और एक मिला 1822 में। ठीक है, मालवाड़ी मैकेंजी ने स्टार्ट किया, 3 क्षेत्रों में लागू की गई। अब क्षेत्र, अब ये नाम भले मालवाड़ी है और मालवाड़ी का मतलब कुछ भी हो, एक गांव समुदाय कुछ भी हो, लेकिन याद कैसे किए, महल से याद किया उसको। ठीक है, लेट करके, क्योंकि आगे चल के क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में क्या लागू हुआ था। तो महल कहाँ, जहाँ रईस ज़्यादा लोग होंगे या जहाँ महल होगा वहाँ ये सिस्टम लागू। तो जैसे पंजाब के किसान मालूम है बहुत रईस रहते हैं, पंजाब के किसान वहाँ बहुत रईस, मतलब इधर के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा रईस। ठीक है, तो पंजाब में मालवाड़ी मतलब रईस है, महल खड़ा करेंगे तो पंजाब में मालवाड़ी। आगरा, यूपी के आगरा में, यूपी के बनारस में नहीं, बनारस में तो क्या था, जमींदारी व्यवस्था थे। यूपी के आगरा, आगरा मतलब ताजमहल, और ताजमहल महल से याद कर सकते हो, मालवाड़ी सिस्टम। और यहाँ के लोग भी, छत्तीसगढ़ में भी क्या था, मालवाड़ी सिस्टम। अब बोलोगे छत्तीसगढ़ तो दिया नहीं है, वहाँ तो लिखा हुआ क्या, मध्य प्रांत। तो जब छत्तीसगढ़ तो बना है कब, 2000 में, अगर छत्तीसगढ़ मानो तो ये तो 2000 में बना। 2000 से पहले 1956 से 2000 तक ये एमपी का हिस्सा था। ठीक है, और इससे भी पहले जाए हम 1861 तक, इतना डेट याद नहीं रखना, ये सब इतिहास का पार्ट है छत्तीसगढ़ के, मैं बस बता रहा हूँ, याद है तो बता रहा हूँ। ठीक है, 1861-62 से लेकर 1956 तक ये एमपी नहीं था, ये था मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रांत था, सेंट्रल प्रोविंस, इंग्लिश में रहता सेंट्रल प्रोविंस। तो ये सेंट्रल प्रोविंस में भी मालवाड़ी सिस्टम लागू होता, तो छत्तीसगढ़ से याद आ जाएगा मालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो अगर जमींदारी व्यवस्था की बात की जाए तो जमींदारी व्यवस्था 5 जगह में, पूरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी का 3, बंगाल बिहार और उड़ीसा, और वहीं 3 क्यों, क्योंकि वहाँ का दीवानी लिया हुआ था। ठीक है, तो बंगाल बिहार उड़ीसा, यूपी का बनारस और कर्नाटक का उत्तर वाला क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, आगे चल के जब देखा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो किसान वाला नीचे एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कर्नाटक का कुर्ग, उत्तरी कर्नाटक उधर आएगा जमींदारी वाले में। फिर मालवाड़ी में महल से याद किए तो एक पंजाब महल खड़ा है, पंजाबी अमीर, और क्या ताजमहल मतलब यूपी का आगरा, यूपी का बनारस नहीं, बनारस वाले में जमींदारी, और तीसरा कौन सा, मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत वाले में लागू था। अगर पूछ दिया जाए मध्य प्रदेश में क्या, छत्तीसगढ़ में क्या, तो मालवाड़ी। क्लियर, तो ये कितने 30% क्षेत्रफल पर लागू था। आगे कुछ नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, सर्वाधिक 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी और सबसे कम 19% क्षेत्रफल पर जमींदारी है, तो पढ़ लिए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। अब देखो ऊपर जहाँ पे भी हम लोग देखे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी पढ़े, बम्बई प्रेसिडेंसी पढ़े, कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं देखे, लेकिन मैं बताया था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा, तो क्या है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है। तो अगर प्रेसिडेंसी वाइज पूछा जाए तो क्या कलकत्ता प्रेसिडेंसी में क्या लागू था, जमींदारी। मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या लागू था, बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, इतना याद रहेगा। क्लियर, मद्रास बम्बई में रैयतवाड़ी और बाकी जमींदारी कलकत्ता में। इतना क्लियर हो। आज का समझ आया कि नहीं आया कुछ क्लास, कि आगे पढ़ाऊँ? हो गया आज के लिए इतना। चलो ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण कल देखेंगे। कल देखेंगे मतलब अभी आपको पढ़ना है, पूछूंगा। 5 मिनट दे रहा हूँ, पूरा रिवाइज करिए।